आप सभी को मेरा नमस्ते। तो आज का हमारे पहला लेक्चर है। स्वागत है आपका हमारे पहले लेक्चर में। प्रीलिम्स लेवल का पेपर है, 25 क्वेश्चन 15 मिनट। तो इस पेपर के थ्रू मैं कोशिश करूँगा आपको इंग्लिश पढ़ाने की बजाय मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करने में हेल्प कर सकूँ इंग्लिश के अंदर। तो वही आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ड मीनिंग से रिलेटेड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिकैल्सिट्रेंट। तो वैसे रिकैल्सिट्रेंट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को डिफाई करना, किसी का ऑर्डर नहीं मानना। तो जैसे अगर आपको ये मीनिंग पता है तो आप इजीली कर लोगे इसको, लेकिन अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो हम फिर ऑप्शंस में जाएंगे। तो हम ऑप्शन देखेंगे कंप्लाइंट। कंप्लाइंट का मतलब होता है किसी की बात मान लेना। डिफाइंड का मतलब होता है किसी की बात को नहीं मानना। अडेप्टेबल का मतलब होता है किसी के साथ एडजस्ट कर जाना। यील्डिंग का मतलब होता है कि हार मान लेना, या वही सेंस है किसी की बात मान लेना। तो हमने देखा ये तीनों वर्ड्स एक ही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। बस एक जो वर्ड बचा डिफाइंड, ये ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है, तो बस हमारा आंसर हो जाएगा डिफाइंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्प्ररी, या जो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है। तो वही हम इसमें अब दोबारा से हम अपने ऑप्शंस में जाएंगे। फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है जो मोमेंटरी, बहुत ही मतलब कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करे। टेम्पररी वही मीनिंग होता है। मोमेंटरी वही का वही मीनिंग होता है जो काफ़ी कम टाइम के लिए या एक मोमेंट के लिए एग्जिस्ट करे। हमारा जो लास्ट वर्ड बचा परमानेंट, इसकी थीम अलग है बाकी तीनों से, तो हमारा आंसर हो जाएगा परमानेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। A person who believes that all events are predetermined and inevitable। तो पहले तो हमें इस लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए कि ये लिखा क्या है। A person who believes that all events are predetermined and inevitable। predetermined का मतलब होता है जो पहले से डिसाइडेड है। inevitable का मतलब होता है जिसको आप रोक नहीं सकते, जो होना ही होना है। तो इस लाइन का मतलब हो गया अ पर्सन जो ऐसी चीज़ों में बिलीव करता है कि ये चीज़ होनी ही होनी है, इसको मैं रोक नहीं सकता। तो हम जाएंगे ऑप्शंस में। स्टोइक का मतलब होता है जो पर्सन इमोशंस नहीं रखता है, या जो जिसके पास इमोशंस ज़्यादा नहीं है। फेटलिस्ट का मतलब होता है जो वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ में बिलीव रखता है कि मतलब ये चीज़ मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला। रियलिस्ट का मतलब होता है जो रियलिटी में बिलीव करता है। पेसिमिस्ट वो होता है जो ज़्यादा होप नहीं रखता है। तो हमारा जो वर्ड इससे सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है वो है फेटलिस्ट। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Select the option that correctly expresses the meaning of the given idiom. To cast aspersions। aspersions का to cast aspersion का मतलब होता है किसी पर एक्यूजेशन लगाना या किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना। तो हम जाएंगे ऑप्शंस में। ऑप्शन ए टू प्रेज ओपनली, नहीं। टू मेक इनडायरेक्ट एक्यूजेशंस, ये सही लग रहा है। टू ऑफर जस्टिफिकेशन, नहीं। टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, टू मेक इनडायरेक्ट एक्यूजेशंस। सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ स्पेल्ड इनकरेक्टली। तो इस क्या होता है एक्चुअली, ऐसे क्वेश्चंस में हमें ऐसे कई बार ऐसे वर्ड्स दे दिए जाते हैं जिनकी स्पेलिंग हमें पता भी नहीं रहती, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है कि हम जो वर्ड्स हमें एक्चुअली पता है हम उनकी स्पेलिंग्स को चेक कर लें। जैसे कॉन्शियंशियस, ये इसकी स्पेलिंग हो सकता है कई लोगों को ना पता, लेकिन एकोमोडेशन ये कॉमन वर्ड है थोड़ा सा, तो इसकी स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। तो एकोमोडेशन इसकी स्पेलिंग सही है। हमने देखा रिपरकशंस, इसकी स्पेलिंग भी सही है। हमने देखा प्रिविलेज, प्रिविलेज की स्पेलिंग ये नहीं होती है, इसमें डी नहीं आता है। तो हमें सामने दिख गया जो इनकरेक्ट वर्ड है हमारा प्रिविलेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हार्डली हैड द नेगोशिएशंस कंक्लूडेड न्यू डिसएग्रीमेंट्स इमर्ज्ड। हार्डली के साथ आता है व्हेन, तो हम ऑप्शंस में देखेंगे तो हमें दिख गया व्हेन, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द अग्रीमेंट वॉज रीच्ड डैश द कंडीशन दैट ऑल स्टेक होल्डर्स वुड कोऑपरेट। द अग्रीमेंट वॉज रीच्ड कंडीशन डैश, इसके साथ क्या वर्ड आ सकता है।
हम देखेंगे ऑन, इन, अंडर, विथ। कंडीशंस के साथ हमेशा जो वर्ड कंडीशन है उसके साथ हमेशा ऑन आता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि आई विल डू दिस वर्क ओनली ऑन वन कंडीशन, तो इसके साथ हमेशा हमने देखा कि ऑन आता है, तो वही चीज़ है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट रिप्लेसेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। इसमें अंडरलाइन पार्ट है ये, तो हम देखेंगे द ऑफिशियल डिनाइड टू हैव लीक द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, हैविंग लीक द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, टू लीक द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, हैविंग बीन लीक द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। तो हम इसमें एक सेंटेंस को फिट करके देखेंगे। द ऑफिशियल डिनाइड टू हैविंग लीक द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, ये थोड़ा सही लग रहा है, मतलब इससे ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे पढ़ने में। नेक्स्ट देखेंगे द ऑफिशियल डिनाइड टू लीक द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। ये थोड़ा पढ़ने में सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें ना कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ना ही सेंस बन रहा है सेंटेंस का सही से। द ऑफिशियल डिनाइड टू हैविंग बीन लीक द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, ये हेल्पिंग वर्ब ही गलत लग रही है इसमें। तो हमारा आंसर जो हमें सबसे ज़्यादा सही लगा ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वही वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट रिप्लेसेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें ये पार्ट जो अंडरलाइंड है वो है ये, शी इज़ वन ऑफ द फ्यू रिसर्चर्स हु हैज़ एग्जामिन्ड द इशू इन डेप्थ। तो हम इसमें हर एक ऑप्शन को फिट करके देखेंगे। हु हैव एग्जामिन्ड द इशू इन डेप्थ, यहाँ पर कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। क्या होता है वन ऑफ द फ्यू रिसर्चर्स, जब ये चीज़ हम देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि सिर्फ एक रिसर्चर की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली में ये फ्यू रिसर्चर्स की बात कर रहा है, जिसमें से एक लड़की शी, उसने इस इशू को डेप्थ में रिसर्च किया था, एग्ज़ामिन किया था। लेकिन एक्चुअली बात हो रही है फ्यू रिसर्चर्स की, उसमें से कोई एक जो ये शी है, ये उस ग्रुप का पार्ट है फ्यू रिसर्चर्स का। तो यहाँ एक्चुअली जो वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो इसके अकॉर्डिंग आएगी फ्यू रिसर्चर्स की, जो कि प्लूरल है। तो हमने देखा हु हैज़ एग्जामिन्ड द इशू इन डेप्थ, हैज़ सिंगुलर होता है, इसकी जगह आना चाहिए प्लूरल वर्ब जो कि होती है हैव। तो हमें देखा हु, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है हु हैव एग्जामिन्ड द इशू इन डेप्थ, तो बस हमें दिख गया सामने ही कि हमारा ये ऑप्शन होना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। तो हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अलॉन्ग विथ इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स हैव ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन। तो हम पहला सेंटेंस जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे। द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं लग रही। अलॉन्ग विथ इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स, यहाँ तक भी कोई गड़बड़ नहीं लग रही। हैव ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन, हैव जहाँ आ गया, हमें अब ये सोचना है कि हैव एक्चुअली में लगा किसके लिए, इसका सब्जेक्ट क्या है। तो हम पढ़ेंगे सेंटेंस को। द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अलॉन्ग विथ इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स। मुझे ये सेंटेंस पढ़ने से समझ में आ गया, जो ये हैव है ये लगा है रैपिड एक्सपेंशन के लिए। तो ये एक्चुअली में सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर जानी चाहिए। तो मेरा ये हैव की जगह हैज़ होना चाहिए। तो बस, तो इससे मुझे समझ में आ गया कि थर्ड पार्ट में एरर है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। नीदर द सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स of the institution nor the independent oversight committee appointed last year were willing to accept responsibility for the procedural failures। तो भाई हम दोबारा से पढ़ेंगे सेंटेंस को। नीदर द सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है। नॉर द इंडिपेंडेंट ओवरसाइट कमेटी अपॉइंटेड लास्ट ईयर, यहाँ तक भी कोई गड़बड़ नहीं है। वर विलिंग टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोसीजर फेलियर्स। अब यहाँ फिर से हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई है, हमें इसको चेक करना है। हमने देखा नीदर और नॉर लगा हुआ है। नीदर और नॉर के साथ जो होता है कि जो वर्ब जो होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए ली जाती है। तो हम देखेंगे नॉर द इंडिपेंडेंट ओवरसाइट कमेटी,
ये हमारा सब्जेक्ट हो गया दूसरा वाला जो नॉर के साथ कनेक्टेड है। ये है सिंगुलर, लेकिन इसकी वर्ब लगी हुई है प्लूरल, तो यहाँ इसकी जगह आना चाहिए वॉज। तो बस हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्टिव पैसिव वॉइस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। दे मे कंसिडर द प्रपोजल आफ्टर फर्दर डिलिब्रेशन। हम ऑप्शंस को देखेंगे। द प्रपोजल मे बी रिकन्सिडर्ड आफ्टर फर्दर डिलिब्रेशन, ये ठीक लग रहा है मुझे। द प्रपोजल इज़ रिकन्सिडर्ड आफ्टर, नहीं, ये ऑलरेडी हमने सेंटेंस को पढ़ के पढ़ने समझ में आ रहा है कि इस तो नहीं आएगा इसके साथ। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे। द प्रपोजल वॉज रिकन्सिडर्ड आफ्टर फर्दर डिलिब्रेशन, नहीं, इसमें भी रिकन्सिडर होने की बात हो रही है। ये दोनों ऑप्शन जो हमारे हैं, ये इनसे पढ़ के लग रहा है कि ऑलरेडी रिकन्सिडर हो चुका है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है, जो मतलब ये वाला सेंटेंस है, इससे लग रहा है कि अभी रिकन्सिडर होगा, तो ऑलरेडी ये हमारे दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। द प्रपोजल मे हैव रिकन्सिडर्ड, ये वाला ऑप्शन, द प्रपोजल मे हैव रिकन्सिडर्ड आफ्टर फर्दर डिलिब्रेशन, ये भी सही नहीं लग रहा है। जो मुझे सबसे सही लगा वो ये वाला था, द प्रपोजल मे बी रिकन्सिडर्ड आफ्टर फर्दर डिलिब्रेशन, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई डिड नॉट फोरसी सच कॉन्सिक्वेंसेस। हम पहला ऑप्शन देखेंगे। ही सेड दैट ही डिड नॉट फोरसी सच कॉन्सिक्वेंसेस, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि इसने सेम टू सेम सेंटेंस ही उठा लिया है यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। ही सेड दैट ही हैड नॉट फोरसीन सच कॉन्सिक्वेंसेस, ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि हमारी जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट, और ये वाला जो है ये है पास्ट परफेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ये होता है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाया जाता है जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ही सेड दैट ही हैज़ नॉट फोरसीन सच कॉन्सिक्वेंसेस, ये तो इन्होंने टेंस ही बदल दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ही सेज दैट ही डिड नॉट फोरसी सच कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें भी इन्होंने टेंस बदल दिया, ही सेज प्रेजेंट में लेगा इसको, तो हमारा जो ऑप्शन हमें बेस्ट लगा बी, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। होमोनिम। Select the sentence that contains the homonym of the word highlighted below. इसमें highlighted word जो है वो है ये review. The panel will review the findings next week. तो हम homonyms का एक्चुअली मतलब क्या होता है? homonyms का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग अलग है लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो हम इसमें देखेंगे रिव्यू का मीनिंग क्या आ रहा है। द पैनल विल रिव्यू द फाइंडिंग्स नेक्स्ट वीक, इसमें मतलब ये कह रहे हैं कि हम जो इनकी फाइंडिंग्स है पैनल की, वो इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे, मतलब दोबारा से देखेंगे, दोबारा से रिकन्सिडर करेंगे। तो हम ऑप्शंस में जाते हैं। द बुक रिसीव्ड एन एक्सीलेंट रिव्यू, यहाँ जो रिव्यू का मतलब आ रहा है वो है रेटिंग, बुक को क्या रेटिंग दी है। शी रिव्यूड हर नोट्स थरली, इसका मतलब आ रहा है कि उसने अपने दोबारा से नोट्स पढ़े। थर्ड ऑप्शन हमारा जो है, द रिव्यू प्रोसेस वॉज डिलेड, रिव्यू प्रोसेस वही का वही मतलब है रिव्यू प्रोसेस कि मतलब किसी चीज़ को दोबारा से रिकन्सिडर करने की प्रोसेस। ही विल रिव्यू द मैटर अगेन, वही का वही मतलब है। तो हमें सिर्फ इसी सेंटेंस में डिफरेंट लगा। द बुक रिसीव्ड एन एक्सीलेंट रिव्यू, रिव्यू का मतलब यहाँ आ रहा है रेटिंग से, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेंटेंस रीअरेंजमेंट। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं देखता हूँ ऑप्शंस में जाना, क्योंकि ऑप्शन से कई बार क्लू मिल जाता है हमें। तो हम इसमें देखेंगे कि दो ऑप्शन से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है 2 नंबर से, तो हम इसमें देखेंगे 2 नंबर है क्या। एक्चुअली में ये फिट बैठ भी रहा है सेंटेंस की स्टार्टिंग के लिए। इन पब्लिक डिस्कोर्स प्रोग्रेस इज़ फ्रिक्वेंटली इक्वेटेड विद रैपिड इकोनॉमिक एक्सपेंशन, तो ये मुझे पढ़ के ठीक लग रहा है कि हाँ ये मेरा स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है। तो हम इससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं बाकी सेंटेंसेस को। इन पब्लिक डिस्कोर्स प्रोग्रेस इज़ फ्रिक्वेंटली इक्वेटेड विथ रैपिड इकोनॉमिक एक्सपेंशन। अब मेरे ऑप्शंस में तो मुझे दिख रहे हैं 2,
1, ये सेम है, मैंने पढ़ा। सच एन अप्रोच हाउएवर ऑफन कंसील्स डीप रूटेड स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज, मुझे ये भी ठीक लग रहा है, इससे कनेक्ट हो रहा है पूरी तरीके से। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आएंगे 4 और 3 और 4। अब इनमें हम देखेंगे कि अब इसके बाद कौन सा सेंटेंस हमारा आना चाहिए। इसमें बात हो रही है स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज की। तो देखिए थर्ड वाला सेंटेंस इसी डेफिशिएंसीज को रेफ़र करते हुए स्टार्ट हो रहा है। These deficiencies tend to become visible during periods of crisis or instability. Consequently, superficial indicators of success replace meaningful institutional reforms. बिल्कुल ठीक बैठ रहा है मेरा ये जो मैंने सोचा था। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आजकल हम देख रहे हैं कि एसएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको हमें काफ़ी सीरियसली इसको सीरियसली कंसिडर करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं इसको। इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ प्रोग्रेस इज इंक्रीजिंगली मेजर्ड थ्रू क्वान्टिफाइबल इंडिकेटर्स सच एज ग्रोथ रेट्स, टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन एंड एफिशिएंसी ऑफ सर्विस डिलीवरी। गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफन एम्फसाइज स्पीड एंड आउटपुट एज एविडेंस ऑफ एडवांसमेंट, equating faster process with better governance. While such metrics provide convenient benchmarks, they rarely capture the qualitative dimensions of social development, such as ethical judgment, inclusiveness, and long-term sustainability. The process of immediacy has reshaped public expectations as well. Citizens now demand instant responses, rapid solutions, and continuous engagement, leaving little tolerance for delay or deliberation. This shift has significant implications for democratic processes, which rely not merely on participation but on informed and reflective engagement. Meaningful decision making requires time to evaluate evidence, weigh competing interests, and anticipate unintended consequences, conditions increasingly undermined by the pressure for constant responsiveness. Furthermore, the growing reliance on algorithmic systems to mediate information has subtly altered the contours of public discourse. Algorithms designed to maximize engagement often reinforce existing beliefs by filtering content in line with prior preferences. While this personalization enhances convenience, it also fragments the shared informational space necessary for collective reasoning. As societies pursue innovation at unprecedented speed, the central challenge lies not in accelerating progress further, but in reconciling efficiency with the slower, more demanding requirements of wisdom, accountability, and democratic responsibility. तो जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ पाया है उनके लिए मैं दोबारा से इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। आप इसको स्क्रीन रोक कर दोबारा से पढ़ सकते हैं आराम से। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। आजकल जो एसएससी कोशिश कर रहा है वो ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे रहा है, ऐसे क्वेश्चन दे रहा है उसमें जिसमें आपको डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेगा। पहले आपको मतलब समझना पड़ेगा पूरे पैसेज का, उसके बाद अपने खुद के कंक्लूजन्स निकालने पड़ेंगे, तब आप जाके आंसर कर पाओगे। तो मैंने भी उसी तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश की आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पैसेज। तो हमने जो पढ़ के मुझे लगा तो जो मैं कोशिश करता हूँ जब मैं रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले मैं पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लूँ एक बार, जिससे मेरे माइंड में एक थीम बन जाए रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन की। उसके बाद मैं जाता हूँ क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन ही मेरा ये आ गया, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पैसेज। तो मैंने देखा ऑप्शंस को, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये मुझे नहीं लग रहा। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्पीड ड्रिवन प्रोग्रेस एंड थॉटफुल गवर्नेंस, ये मुझे ठीक लग रहा है। द बेनिफिट्स ऑफ एल्गोरिथमिक सिस्टम्स, ये ठीक नहीं लग रहा। द डिक्लाइन ऑफ इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी, ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो जो मुझे ठीक लगा सबसे ज़्यादा ये हो गया मेरा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्राइमरीली रिक्वायर्स फास्टर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, नहीं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नहीं। टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एंड एवेल्यूएशन, ये ठीक लग रहा है। इसके लिए तो आपको एक्चुअली पैसेज को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं देखकर ही समझ में आ रहा है कि हमें इसमें डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस होती है सबसे ज़्यादा हमें अपनी डिसीजन को रिव्यू करने की ज़रूरत होती है, बार बार एवेल्यूएट करने की ज़रूरत होती है चीज़ों को।
और कंटिन्यूस पब्लिक इंगेजमेंट। लेकिन इससे ज़्यादा जो हमें पैसेज ने जिस चीज़ पर फोकस किया है वो है टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एंड इवेल्युएशन। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फ्रेज शेयर्ड इंफॉर्मेशनल स्पेस रिफर्स टू, मतलब जो पैसेज में बात की गई है शेयर्ड इंफॉर्मेशनल स्पेस की, इससे मतलब क्या है? तो हमारा ऑप्शन है गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया, नहीं। अ कॉमन बेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक डिबेट, ये मुझे ठीक लग रहा है। एल्गोरिदम जनरेटेड कंटेंट, ये मुझे सही नहीं लग रहा। प्राइवेट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स, ये भी ठीक नहीं लग रहा। शेयर्ड इंफॉर्मेशन स्पेस से मुझे समझ में आ रहा है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर सकें और उस इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर सकें। तो इससे मेरा सबसे ज़्यादा मीनिंग जो सही बैठ रहा है वो है ये वाला ऑप्शन बी। ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई अबाउट एल्गोरिदम ड्रिवन पर्सनलाइजेशन? इट प्रमोट्स बैलेंस डिस्कोर्स, नहीं। इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, नहीं। इट में लिमिट एक्सपोजर टू डाइवर्स व्यू पॉइंट्स, ये मुझे ठीक लग रहा है। इट एलिमिनेट्स मिस इन्फॉर्मेशन, नहीं। देखिए एल्गोरिदम ड्रिवन पर्सनलाइजेशन मतलब क्या हो गया, जो आप सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें एल्गोरिदम्स काम करती हैं। वो एल्गोरिदम्स आपको वैसी ही चीज़ें दिखाती हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं, जो चीज़ें आप लाइक करते हैं, तो आपको वही चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसमें आपका पूरी तरीके से इंटरेस्ट है। तो आपको डाइवर्स व्यू पॉइंट्स देखने को नहीं मिलते। तो इस ऑप्शन का मतलब यही है कि एल्गोरिदम ड्रिवन पर्सनलाइजेशन जो है वो आपके एक्सपोजर को लिमिट कर रहा है डाइवर्स व्यू पॉइंट से, मतलब आपको जो आपके व्यू पॉइंट्स है उसके अपोजिंग व्यू पॉइंट्स देखने को नहीं मिल रहे। यही पैसेज का मतलब था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। द टोन ऑफ द पैसेज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सेलिब्रेटरी, सेलिब्रिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना, तो नहीं। अलार्मिस्ट, अलार्मिस्ट मतलब वार्निंग देना, धमकी देना या मतलब खतरे का संकेत देना, तो ये सही नहीं लग रहा। थर्ड हो गया हमारा एनालिटिकल एंड कॉशनरी, ये मुझे ठीक लग रहा है। पैसेज एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को और कॉशन कर रहा है कि इसके खतरे क्या हो सकते हैं, मतलब इसकी ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Select the most appropriate option to fill in the blank. No sooner had the policy been announced, dash it was met with criticism. तो इसमें हम देखेंगे नो सूनर के साथ आता है देन, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। और हम पढ़ के भी देख लेंगे सेंटेंस को। नो सूनर हैड द पॉलिसी बीन अनाउंस्ड देन इट वाज मेट विथ क्रिटिसिज्म, बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Select the most appropriate preposition to fill in the blank. She spoke dash considerable authority on the subject. तो हम ऑप्शन देखेंगे with, she spoke with considerable authority on the subject, बिल्कुल ठीक लग रहा है। she spoke by, नहीं। she spoke in, नहीं। she spoke at, नहीं। तो मेरा जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही बैठ रहा है वो है ऑप्शन ए, ये मेरा आंसर। Select the most appropriate option to fill in the blank. He prefers honesty dash popularity. प्रेफर के साथ हमेशा आता है टू। जब हम दो चीज़ों की बात कर रहे होते हैं कि मैं इसकी बजाय ये प्रेफर करता हूँ, अगर मैं चाय की जगह कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ तो मैं बोलूँगा आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। मैं चाय की बजाय कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ। तो प्रेफर के साथ हमेशा आता है टू। तो ये मेरा आंसर हो गया। Select the option that best replaces the underlined part of the sentence. तो इसमें जो पार्ट अंडरलाइंड है वो है ये नॉट सेम एज एक्सपेक्टेड। तो हम ऑप्शन पे जाएंगे। द आउटकम वॉज नॉट, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। द आउटकम वॉज नॉट सेम एज एक्सपेक्टेड। तो हम ऑप्शन पे जाएंगे। द आउटकम वॉज नॉट द सेम एज एक्सपेक्टेड। देखिए इसमें एक फैक्ट है, इसमें एक छोटी सी एक ग्रामेटिकल रूल है। सेम क्या होता है? सेम है एक सुपरलेटिव डिग्री, ये इसका कंपैरेटिव डिग्री होती है सिमिलर। तो हमें ये रूल पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा जाता है द। तो हम ऑप्शंस देखेंगे तो मुझे इस फर्स्ट ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है सेम के साथ द। तो यहाँ मेरे माइंड में ये चीज़ क्लिक होती है।
जब आप बार बार इंग्लिश को रीड करेंगे, बार बार चीज़ों को समझेंगे, तो ये चीज़ें क्लिक होना आपको भी शुरू हो जाएंगी। तो मैंने देखा द आउटकम वॉज नॉट, मैं इसमें ये जो ऑप्शन ए है ये फिट करने की कोशिश करूँगा। द आउटकम वॉज नॉट द सेम एज एक्सपेक्टेड, बिल्कुल ठीक लग रहा है पढ़ने में, बल्कि ये जो द है इसमें काफ़ी मतलब इसको इम्प्रूव कर रहा है सेंटेंस को। यही हमारा क्वेश्चन है कि हमें इस सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, तो मुझे ये दिख रहा है कि ऑप्शन ए इसको इम्प्रूव कर रहा है। हम नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे। द आउटकम वॉज नॉट सेम विथ एक्सपेक्टेड, सेंस ही नहीं बन रहा है इसका कुछ। द आउटकम वॉज नॉट सेम देन एक्सपेक्टेड, इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा, तो मेरा आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हार्डली डैश रियलाइज्ड द इम्प्लीकेशंस ऑफ द डिसीजन। तो मैंने अपने ऑप्शन देखे, हार्डली ही रियलाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ द डिसीजन, तो ये इसमें कुछ कमी लग रही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हार्डली हैड ही रियलाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ द डिसीजन, तो मुझे ये ठीक लग रहा है क्योंकि हार्डली के साथ हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हार्डली डिड ही रियलाइज्ड, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसमें हमें देखा कि रियलाइज्ड या तो ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हार्डली ही हैड रियलाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ द डिसीजन, ये भी हो सकता है, लेकिन बेटर जो इस सेंटेंस के लिए है वो है बी ऑप्शन, क्योंकि हार्डली के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो बस हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हमारा था पहला लेक्चर जो कि अब फिनिश हो चुका है। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपके कुछ भी सजेशंस हैं या जो कुछ भी आपको लगता है कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और कुछ भी जो आपको प्रॉब्लम लगती है, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं, आप वहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जितना भी रिप्लाई कर पाऊँगा मैं अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बस आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।